अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू माय चैनल अकेडमी लर्निंग। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने सीनियर ऑडिटर की तैयारी शुरू करनी है। तो मैंने आपको सीनियर ऑडिटर का सिलेबस भी बताया था और उसके बारे में मैंने तमाम टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए। तो आज तो सबसे पहले हमने इसका टॉपिक शुरू करना है, वो है टॉपिक्स हमारे पास पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इस पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के बारे में आज इस हम वीडियो में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसका है कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक्स ये है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है कि पीपीआर ने का टाइटल क्या है, उसकी कमेंसमेंट कैसी होगी। इसके बाद जनरल प्रोविजन है, डेफिनेशन है, स्कोप है और प्रिंसिपल्स है। और इसके बाद इंटर गवर्नमेंटल कमेंसमेंट्स में हमने इसमें इनका क्या रूल्स होगा। नंबर 2, सबसे पहले अब हमने इसका शुरू पीपीआर एक ये टॉपिक शुरू करने थे, इसकी पावर्स और इसकी लीगल सेंक्टिटी क्या है। पीपीआर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स जो है वो 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत बनाए गए थे। ये फेडरल गवर्नमेंट ने ही इसको पावर दी थी इस एसआरओ के तहत 432-1/2004 में। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है कि ये रूल्स हैं, इनको हमने कहना है, ये जो रूल्स होंगे ये कहलाएंगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004। और ये जो हैं ये 8 मंथ्स मैंने जिस डेट से अनाउंसमेंट होगी उसी डेट से ये नाफुजुल अमल होंगे पूरे मुल्क में। जनरल प्रोविजंस में जो है वो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशंस आती हैं। ये डेफिनेशंस के साथ जो हमारा रूल डील करता है उसको हम रूल नंबर क्या कहते हैं, 2। तो व्यूअर्स ये जो है ना रूल्स हमने लाजमी याद रखने के, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ये डेफिनेशंस जो हैं वो किस रूल से रिलेट करती है, ये पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं तो उन चीज़ों को हमने जो है लाजमी ही पढ़ना है और उनको याद रखना है, ठीक है। डेफिनेशन में पहली जो चीज़ आती है पॉइंट्स नंबर 1 वो ये है कि ये रूल जो हैं ये मुल्क में राइज पहले से ही जितने भी रूल्स हैं उनसे ये नॉन कन्फ्लिक्ट होगा, मतलब उनके साथ ये कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं इसका ये अपना ही कॉन्टेक्ट है। तो शॉर्ट टाइटल में सबसे पहले जो है हमने इसमें डिस्कस करना है वो है बिड। बिड का क्या मतलब होता है कि बिड क्या होती है कि किसी भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने अगर कोई चीज़ खरीदनी है या उसने कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए वो सिंपल एक टेंडर करती है। क्या करती है, उस टेंडर को या उस ऑफर को हम क्या कहते हैं, बिड कहते हैं। नंबर 2 क्या है हमारे पास है, नंबर 2 है हमारे पास बिडर। बिडर क्या होते हैं कि एक गवर्नमेंट पे एजेंसी ने एक ऑफ़र की कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ये टर्म्स और कंडीशन है। तो जो इस ऑफ़र को या इस टेंडर को एक्सेप्ट करता है या बिड अपनी सबमिट करता है उसको हम क्या कहते हैं, बिडर कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 है हमारे पास है कॉल ऑफ ऑर्डर। कॉल ऑफ ऑर्डर जो है ये एक नई प्रोविजन है जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि ये SRO 4421/2020 डेटेड 15 मई 2020 ये इसमें इंसर्ट किया गया है कॉल ऑफ ऑर्डर। ये न्यू ऑर्डर हैं जो कि पीपीआर में ऐड किए गए हैं, पीपीआर में ऐड किया गया है 2020 में। तो ये इसकी नई इंसर्शन है। कॉल ऑफ ऑर्डर का मतलब यह होता है कि अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ने किसी टर्म्स और कंडीशन में या प्राइस पे एक एग्रीमेंट कर लिया है उस बिडर के साथ या सप्लायर के साथ, तो वो उसके क्या होता था, वो बार बार उस चीज़ के बारे में नेगोशिएट कर सकती है। क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये भी न्यू इंसर्शन है। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन जिस पे एक एजेंसी प्रोक्योरिंग एजेंसी या जो बिडर जो है एक आपस में सेटलमेंट करते हैं उसको हम ये कहते हैं क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहते हैं। कम्पिटिटिव बिडिंग क्या होता है कि बहुत सारे बिडर्स का जो है एक बिड में या एक टेंडरिंग में जो है पार्ट हिस्सा लेना होता है उसको हम कहते हैं कम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें तुम जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड या फर्में कंपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कहती हैं कि इंटरेस्ट होती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो पार्ट बनती है। इस नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है।
इसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जिसने बिड ऑफ़र की, फिर उसकी बिड एक्सेप्ट हो गई, अब इसके लिए इसके बाद जो है उसने कोई सप्लाई गुड्स सप्लाई करनी है या काम शुरू करना है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, जिसके साथ प्रोक्योरमेंट एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट जो कि लॉ के मुताबिक इन्फोर्सेबल हो। इसके बाद है करप्ट एंड फ्रूडुलेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, ये लफ्ज़ जैसा कि इसके मीनिंग से ही पता चला है कि ऐसे तरीक़ेकार या ऐसा असूल जिसके तहत गवर्नमेंट या प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस में कोई कमी आ जाए या किसी के फेवर में चली जाए, या कोई चीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग टू प्रोक्योरमेंट रूल्स के मुताबिक ना हो, लेकिन फिर भी जो है उसको कोई फेवर दे के कोई चीज़ हासिल कर ली जाए, तो इनको कहते हैं करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। तो पीपीआर में इनको भी जो है रोका गया है। इसके बाद इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज़, डिज़ास्टर, एक्सीडेंट, वॉर एंड ये ऑपरेशन इमरजेंसी, ये तमाम चीज़ें इमरजेंसी में आ जाती हैं। इमरजेंसी जब भी होगी तो ये पीपीआरए के रूल मैंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा। और चूँकि इमरजेंसी चीज़ ही ऐसे है कि इसमें हमें इमीडिएट बेस पे कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो इसके लिए ये पीपीआर का प्रोसीजर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इमरजेंसी में जो है पीपीआर को फॉलो नहीं किया जाता। इसके बाद इसमें एक न्यू इंसर्शन की गई थी जिसको हम जीए के नाम से कहते हैं, रूल्स। ये इसका मतलब है ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रोक्योर एजेंसी जो है उसने कोई जो है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उसने प्रोक्योरिंग करनी है, और लेकिन प्रोसेस फिर भी वही सेम ही अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होता है, ये कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होती है जो कि प्रोक्योर के एजेंसी को इजाज़त देती है कि वो कोई गुड या सर्विसेज को ख़रीद ले, और वो ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यूसली या रिपीटेडली अगर उसे चाहिए कुछ एग्रीड टर्म एंड कंडीशन पे, तो वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वर्क के तहत करती है। इसके मिसाल के तौर ये मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि एक चीज़ है, एक प्रोक्योर एजेंसी को एक चीज़ चाहिए जो कि मार्केट में नहीं मिलती, मतलब मार्केट में मिलती ही नहीं है। तो अब चूँकि इस गुड का या इस चीज़ का जो है कोई कंपटीटर है ही नहीं, वो एक ही बंदा है, तो फिर उसके लिए हमें अब पूरा हर साल दोबारा वही ये प्रोसेस टेंडरिंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसी से ही आप एक एग्रीमेंट के तहत या जो ऑलरेडी हो चुका है उसी एग्रीमेंट के तहत उससे मज़ीद चीज़ें मंगवा सकते हैं। ये टेंडरिंग ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूस होगा टेंडरिंग प्रोसेस। मोस्ट एडवांटेज बिड मीन्स मोस्ट एडवांटेज बिड, जैसा कि इसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि ऐसी बिड जो कि तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रही होगा, एलिजिबिलिटी हो और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट कर रही हो, और जो प्रोक्योर एजेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट एडवांटेज बिड। ओपन फ्रेम वर्क एग्रीमेंट का मतलब यह होता है कि जो टर्म्स और कंडीशन या एग्रीड प्राइस होती है उस पर हम जो टर्म्स और जो कंडीशन है जो हैं स्पेसिफाइड टर्म्स और कंडीशन में हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और इसमें प्राइस का जिक्र नहीं होता, वो होता है ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है। ऑर्डिनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2002, और ये है शिक नंबर XXI2 जिसको हम कहते हैं टर्म्स। Repeat orders means procurement of the same commodity from the same source without competition and includes है enhancement of contract। ये जो मैंने पहले बता दिया था। सप्लायर का वही कंसल्टेंट फर्म कंपनी जो भी वो सप्लायर कहलाती है। इसके बाद है हमारे पास अनसोलिसाइटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, ये एक ऐसी प्रपोजल्स होती हैं जो कि प्राइवेट फर्म की तरफ से प्रोक्योर एजेंसी को दी जाती है। हालांकि प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना समझो कि कंट्रैक्ट होने इसके एग्रीमेंट करने के लिए या इसको क्या करने के लिए प्रोसेस में इन होने के लिए उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोजल दे देते हैं। ये ज़्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे प्रोग्राम्स में होती है। तो ये होते हैं अनसोलिसिटेड प्रोजेक्ट। वैल्यू फॉर मनी का मतलब यह है कि प्रोक्योर एजेंसी ने
जो है जो भी चीज़ परचेज़ करनी है या जहाँ पे अपना पैसा लगाना है, तो वो पैसा जहाँ पे भी लगाए वो उस हर पैसा जो उसको एक रुपये जो है उसने स्पेंड किया वो उसकी क्वालिटी को मीट कर ला, और वो जो चीज़ उसने खरीदी है इस पैसे के लिए वो टाइम लाइन को मीट करे, उसकी रिलायबिलिटी हो, और इसके बाद क्या हो मना उसकी ड्यूरेबिलिटी हो बहुत ज़्यादा। स्कोप ने एप्लीकेबिलिटी नंबर 3 हमारा टॉपिक था सेव स्कोप इन एप्लीकेबिलिटी। मैंने पहले ही बताया था ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की है, ये इसका स्कोप विद इन भी पाकिस्तान में और विदाउट आउटसाइड भी पाकिस्तान है, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी एप्लीकेबल हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है कि जब भी कोई एजेंसी प्रोक्योरमेंट के साथ किसी भी कंपनी के साथ इंगेजमेंट करेगी प्रोक्योरमेंट के मकसद के साथ, तो उसने इस चीज़ को फॉलो करना है कि उसका जो मेथड है या मैनर है इंगेजमेंट होने का या जो प्रोक्योरमेंट करने का वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इसमें ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी उसके लिए होनी चाहिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी के लिए। इसके बाद नंबर 5 हमारे पास इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट्स में आता फेडरल गवर्नमेंट। इसके में क्या होता है कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी है प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसने कोई बिड दी और उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी इंटरनेशनल बिडर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इस दौरान जो उनमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो इस सूरत में जो इंटरनेशनल बॉडी जो भी होगी उसके रूल जो है इसको वो प्रिवेल करेंगे, मतलब इसका मतलब यह है कि वो रूल जो हैं वो पीपीआर को सुपरसीड कर जाएंगे, ठीक है, मतलब वो लागू होंगे और ये हमारा ये जो पीपीआर है ये लागू उस टाइम नहीं होगा। तो ये था हमारी वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो को आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसके बारे में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर और ईमेल एड्रेस भी जो है वो उसमें लिख दूंगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन की सूरत में हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।